हाँ तो देखो बेटा, अब हमने अपने 2 स्टेप्स कर लिए, ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, और दूसरा स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको करने के हमने 4 मेथड्स देखे थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और लीचिंग। ठीक है, क्लियर। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं। थर्ड स्टेप में बेसिकली देखो हम क्या करते हैं कि एक तरीके से हम मेटल को बाहर निकालेंगे, किसमें से, ओर में से, जो कंसंट्रेटेड ओर है, जो साफ ओर है, उसमें से हम अपने मेटल को बाहर निकालेंगे, पर वो अशुद्ध रूप में ही बाहर निकलेगा, मतलब मेटल को पर बाहर निकाल लेंगे। फिर जो लास्ट स्टेप है उसमें हम मेटल को ही साफ करते हैं। ठीक है बेटा। देखो बेटा, तो अब जो हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे भाई मान लो हमारे पास ये ओर है, मान लो जैसे ये साफ होकर हमारे पास ये ओर आई, ठीक है, इससे अब हमें क्या करना है, अपने मेटल को प्राप्त कर लेना है, पर ऐसे सीधा नहीं प्राप्त होता। देखो इस ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये फर्दर 2 स्टेप्स के अंदर बटा हुआ होता है। देखो उन 2 स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी साफ ओर है उसको उसकी ऑक्साइड में बदलते हैं। किसमें बदलेंगे, उसे उसकी ऑक्साइड में बदलेंगे, मतलब ओर से धातु को प्राप्त करना, मेटल को प्राप्त करना तो सीधा नहीं होता है। पहले हम ओर को उसकी ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर उसकी ऑक्साइड में से हम क्या करते हैं, मेटल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में। तो देखो जब हम एक तरीके से उसको ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, ठीक है, तो इस वाली प्रोसेस में तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, है ना भाई, ऑक्सीजन आ रही है, तो मतलब इसी के अंदर जो ये थर्ड स्टेप है, इसके अंदर एक स्टेप में तो हो रहा होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे स्टेप में हो रहा होता है रिडक्शन। देखो इसमें कॉपर एक तरीके से मान लो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर तो 0 में है, तो जब वो ऑक्साइड के साथ बन रहा है मेटल तो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होगा, तो जब मेटल के फॉर्म में आएगा तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो यहाँ दूसरे प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पहली प्रोसेस में एक तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो पहली प्रोसेस को एक तरीके से हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं और दूसरी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस चीज से ऐसे परेशान नहीं होना है कि देखो ये ऐसे नीचे जो लिखा हुआ है ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। क्रूड समझते हो, मतलब कच्चा माल के लिए हम क्रूड वर्ड यूज करते हैं। क्रूड मतलब अभी अशुद्ध रूप में हमें मेटल मिलेगा, बट वी गेट द मेटल फ्रॉम द ओर। ठीक है, तो ये जो हमारा नेक्स्ट है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। फर्दर इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में ऑक्साइड के फॉर्म में बदल लेंगे, डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं उसको, और दूसरे स्टेप में हम ऑक्साइड से अपने मेटल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं, स्मेल्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्मेल्टिंग पर्टिकुलर वर्ड ही है जो आगे देखेंगे, समझ रहे, मतलब ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना, ठीक है, उसको हम स्मेल्टिंग भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेशन भी कह देते हैं। क्लियर। तो अब हम इसका पहला स्टेप करेंगे। पहला स्टेप कौन सा, ये वाला कि ओर को उसकी ऑक्साइड में बदलेंगे। आ रही कुछ बात समझ में। देखो ऐसे ना कहानी की तरह पूरी लेसन को याद रखना चाहिए कि भाई इस लेसन में कुछ नहीं है, पहले हमने सारे ओर के नाम वाम याद किए, हमने ये भी देखा है कि कुछ ओर नेटिव फॉर्म में मिलती हैं, मतलब फ्री फॉर्म में मिलते हैं, कुछ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जो रिएक्टिव हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जो कम रिएक्टिव हैं या अनरिएक्टिव हैं वो हमारी फ्री फॉर्म में हमें मिल जाती हैं। ठीक है, फिर मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, फिर हमने बहुत सारे मेटल्स की बहुत सारी ओर विद फॉर्मूले याद किए हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ परसेंटेज देखी कि सबसे ज़्यादा एबेंडेंट एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। फिर हमने मेटलर्जी के हमें स्टेप्स करने, मेन यूनिट तो सारी यही है कि सारे स्टेप्स देखने हैं। ठीक है, 2 स्टेप हम देख चुके हैं। तीसरा स्टेप में हम क्रूड मेटल को प्राप्त करते हैं, है ना, यहाँ एक वर्ड हम क्रूड और लगा रहे हैं, क्रूड मतलब कच्ची धातु, और उसको भी साफ करते हैं फिर अगले मेथड में। तो धातु को प्राप्त करते हैं उसकी कंसंट्रेटेड ओर से, तो वो 2 स्टेप पे जाके करते हैं। पहले स्टेप में हम कंसंट्रेटेड ओर को उसकी ऑक्साइड फॉर्म में बदलते हैं, और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्साइड से अपने मेटल को प्राप्त करते हैं। तो पहला स्टेप देखेंगे हम।
तो ये जो पहला स्टेप है, ये भी इसको भी करने के दो एक तरीके से तरीके होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है कि हम ओर से उसकी ऑक्साइड को प्राप्त करेंगे, तो इसको करने के दो मेथड्स होते हैं बेटा। एक होता है रूस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन, निस्थापन और भर्जन। ये तुमने 10th में पढ़ा होगा। तो ये वो ही है, बस वहां हिंदी में किए थे, यहाँ हम इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। इनमें देखो डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो एक हमारा क्या है इसमें कैल्सिनेशन और एक हमारा होता है रूस्टिंग, ठीक है। इनमें देखो डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो मैंने जो नोट्स में लिखा है ना, तुम ध्यान देना, तो ऐसे पॉइंट बना रखे हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही पॉइंट मैंने कैल्सिनेशन के बनाए हैं और ऐसे ही पॉइंट मैंने रूस्टिंग के बनाए हैं। तो पहले 5 या 6 जो पॉइंट्स है ना, वो उनकी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ही हैं, एज इट इज वही लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब तुम्हें डिफरेंस सेम लैंग्वेज है दोनों के ऐसे उन स्टेप्स में, ताकि याद करने में दिक्कत नहीं होगी। लास्ट के जो 3-4 स्टेप है वो कॉमन है, मतलब वो दोनों में ही प्रोसेस होती है। तो अगर खाली कैल्सिनेशन पर नोट आए तो सारे स्टेप्स लिखना, खाली रूस्टिंग पर आए तो सारे मतलब सारे पॉइंट्स लिखना। बुक में बहुत सारा इकट्ठा करके बहुत पैराग्राफ फॉर्म में है, तो मैंने थोड़े पॉइंट बना दिए, उनसे याद करने में आसानी हो जाती है। तो अगर खाली कैल्सिनेशन पे है तो उसके सारे पॉइंट लिखो, खाली रूस्टिंग पे है तो उसके सारे पॉइंट लिखो। डिफरेंस आए तो पहले 5 पॉइंट दोनों के लिख दो, 5-5, ठीक है, वो डिफरेंस बन जाएगा। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो कैल्सिनेशन हो चाहे रूस्टिंग हो, दोनों ही एक भट्टी के अंदर हम काम करते हैं, उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं, ठीक है। एक ऐसे भट्टी होती है, बुक में तुम्हें इसका डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा। मैं देखती हूँ बुक में, मुझे होगा ये बुक में, तो मैं तुम्हें उसकी पिक्चर भेज दूंगी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बनाना नहीं है उसे। तो जो एक भट्टी लेते हैं, ठीक है बेटा, और उस भट्टी में अपनी कंसंट्रेटेड ओर को हम तोड़ के उसको गर्म होने के लिए रखते हैं, बहुत गर्म करते हैं, बहुत मतलब गर्म करेंगे, बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, एक तरीके से उसको मतलब मेल्ट होने से पहले पहले जितना हम गर्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो हमारी वो होती है ना बेटा, कि जो हमारी एक तरीके से जो ओर है हमारा, ठीक है, जैसे मान लो CO2S ओर थी, तो उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है उससे नीचे नीचे हम जितना हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, उतने हाई टेम्परेचर पर हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में ही सेम काम हो रहा है, दोनों में ही कंसंट्रेटेड ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के टेम्परेचर पर रखते हुए हम खूब गर्म करते हैं दोनों को, ठीक है। उतना टेम्परेचर मेंटेन करके खूब गर्म किया जाता है। पर फर्क क्या है दोनों में, इसमें तो हम एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं और इसमें हम इन एक्सेस ऑफ एयर मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और प्रेजेंस में मतलब बहुत सारी एयर देते हैं। यहाँ पर हम या तो बिल्कुल नहीं देते या बहुत थोड़ी बहुत देते हैं, ठीक है। कि कैल्सिनेशन क्या है, अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेटेड ओर इन रिवर्बरेटरी फर्नेस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। दोनों में सिर्फ एयर का फर्क है, यहाँ पर हम एयर नहीं देंगे या बहुत कम देंगे, यहाँ पर हम एयर देंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देंगे। फिर एयर को कैसे हम देते और कैसे नहीं देते, देखो जो फर्नेस होता है ना, देखो ऐसे इस तरीके का, ऐसे कुछ लगभग से ऐसी शेप होती है, और यहाँ पर ना क्या होते हैं, ऐसे छेद होते हैं इस भट्टी में बहुत सारे, और इन छेदों पे ढक्कन लगे रहते हैं, समझ लो, ऐसे ऐसे ढक्कन बंद होती हैं। अब अगर हमें एयर की सप्लाई को रोकना है, एयर नहीं देनी, तो सब ढक्कन बंद कर देंगे। थोड़ी बहुत देनी है, एक ढक्कन खोल दिया तो यहाँ से हवा जाती रहेगी, ठीक है, एयर जाती रहेगी। और रूस्टिंग में क्या कर देंगे, सारे ढक्कन खोल देंगे, तो बिल्कुल सारे छेद एकदम खुले हैं, सबसे खूब सारी हवा अंदर जाती रहेगी, ठीक है। तो ये इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बना सकते हैं कि इन कैल्सिनेशन द एयर वेंट्स, उनको एयर वेंट कहते हैं, वेंट छेद के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं कि एयर वेंट्स आर क्लोज्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, एयर वेंट्स आर ओपन, कि उनको ओपन रखते हैं, ठीक है बेटा। तो इनमें जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना, एक तो क्या कि यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ एयर में हम ओर को हीट करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा एयर वेंट यहाँ क्लोज रहते हैं, एयर वेंट्स यहाँ ओपन रहते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट है कि कैल्सिनेशन देखो हम उन ओर पर अप्लाई करते हैं जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमें बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कार्बोनेट ओर्स हैं,
जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, तुम बस इसको ऐसे ही गर्म ही कर दो तो ये अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई चाहे कैल्सिनेशन है चाहे रूस्टिंग है, दोनों में ही हमें करना क्या है, ओर को उसकी ऑक्साइड में बदलना है। जो कंसंट्रेटेड ओर है वो ये तो था पहला स्टेप। जो तीसरा स्टेप का भी जो पहला स्टेप था उसमें हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेटेड ओर को उसकी ऑक्साइड की फॉर्म में बदलना है। ठीक है, अब ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तो यहाँ हम खूब सारी ऑक्सीजन देते हैं। इसमें हम ऑक्सीजन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं ओर पर ये मेथड एप्लीकेबल होता है जिसमें पहले से ही जिन कंसंट्रेटेड ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है बहुतायत मात्रा में। जैसे CaCO3 में है ऑलरेडी, तो गर्म करोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और ये अलग हो जाएगा। या ऑलरेडी जो ऑक्साइड ओर ही है, जैसे एल्यूमिना होता है तो उसमें Al2O3 2H2O होता है स्पेशली, तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो ये वाटर उड़ जाएंगे और खाली हमारे पास ऑक्साइड और ऐसे फ्री होकर हमें मिल जाएगी, पानी ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये किस पर अप्लाई होता है, कार्बोनेट ओर्स पे, ऑक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ओर पर। हाइड्रेटेड मतलब जिनमें वाटर मॉलिक्यूल पहले, हाइड्रोक्साइड्स ओर पे तो बस गर्म करेंगे और उसमें से पानी या कोई और गैस निकल जाएगी और ऑक्साइड की फॉर्म में वो हमें फ्री होकर कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगी। रूस्टिंग स्पेशली एप्लीकेबल होती है सल्फाइड ओर के लिए। ध्यान रखना, सल्फाइड ओर के ऊपर ही फ्रोथ फ्लोटेशन एप्लीकेबल है। जब हम कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं तब हम, अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो हम कंसंट्रेशन तो उसकी करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, और उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रूस्टिंग। रूस्टिंग के द्वारा हम उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो PBS है, अब इसमें तो देखो ऑक्सीजन है ही नहीं पहले से, तो हमें बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हमें ऑक्साइड मिल जाएगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये आराम से हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्या कर लेते हैं हम, आई बात समझ में कि एक और जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इट इज एप्लीकेबल फॉर कार्बोनेट, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, इवन जो SO2 गैस यहाँ निकलेगी तो इसको हम यूज कर लेते हैं फर्दर आगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, इसको कलेक्ट करके अलग रख लेते हैं। ठीक है, तो मेन ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। और बाकी कॉमन इसमें मतलब पॉइंट्स हैं रूस्टिंग और कैल्सिनेशन में, जैसे हीटिंग करने से यहाँ भी मॉइस्चर निकल जाता है, इधर भी मॉइस्चर निकल जाता है। कोई ऑर्गेनिक मैटर है, मान लो मीथेन वगैरह ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो भी गैसेस बनकर उड़ जाती हैं। ठीक है बेटा, कोई वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो कि भाप मतलब जो कि गैसियस फॉर्म में चेंज हो सकते हैं इतनी हीटिंग से, तो वो सब गैस बनकर अपने आप ही उड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे देखो कई रिएक्शन इसमें ले, जैसे सल्फर की है, फास्फोरस की है, आर्सेनिक की है, तो ये सब अपनी ऑक्साइड्स में और वोलेटाइल ऑक्साइड्स बनती हैं, तो ये सब उड़ जाती हैं अपने ऑक्साइड्स फॉर्म में, इम्प्योरिटीज। ठीक है, और एट लास्ट हमें फिर चाहे कैल्सिनेशन है चाहे रूस्टिंग है, हमें अपने कंसंट्रेटेड ओर किस फॉर्म में प्राप्त हो जाती है, कंसंट्रेटेड ओर हमें ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त हो चुकी होती है। क्लियर?